नमस्कार बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 और उसका पार्ट 1 जो है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, उसके बारे में चर्चा करेंगे आज बच्चों हम। जैसा कि आप बच्चे जानते हैं कि सभी जीवधारियों का जीवन इस पृथ्वी पर ही संभव है। आप उसके बारे में लास्ट चैप्टरों में पढ़ चुके हैं विस्तार से कि जल ही जीवन है और पृथ्वी पर ही समस्त जीवधारियों का जीवन संभव है। तो बच्चों, आज उससे आगे पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन, अर्थात किस क्षेत्र की कैसी भौगोलिक संरचना है, उसके आधार पर किन क्षेत्रों में किस प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, किस प्रकार के पेड़ पौधे वहाँ पर पनपते हैं, उस सब की जानकारी इस अध्याय के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से हमें पढ़ने को मिलेगी बच्चों। चैप्टर अपना स्टार्ट करते हुए विभिन्न भौतिक संरचनाएँ, विभिन्न भौतिक संरचनाएँ जैसे पर्वत, नदियाँ, समुद्र, सागर, वन, पठार, मैदान आदि पृथ्वी को वरदान स्वरूप प्राप्त हुई हैं। अर्थात इससे तात्पर्य है बच्चों कि प्रकृति ने हमें निःशुल्क बहुत कुछ दिया है। उसमें विभिन्न प्रकार की भौतिक संरचनाएं हैं, जिसमें पर्वत, नदियां हैं, समुद्र हैं, सागर हैं, वन हैं, पठार हैं, मैदान हैं आदि, ये सब प्राप्त हैं। पृथ्वी के विभिन्न भागों पर इनके विभिन्न स्वरूप को आप देख सकते हैं। इन भौतिक संरचनाओं ने भिन्न भिन्न स्थितियों जैसे समुद्र तट से दूरी, आर्द्रता, पवने, तापमान, जल की उपलब्धता आदि के साथ मिलकर प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवन की विशाल विविधता को जन्म दिया है। तो बच्चों, आप देखते हैं कि कहीं पर जल ही जल है, कहीं पर आपको ऊंचे ऊंचे पठार, पहाड़, पर्वत दिखाई देंगे, कहीं पर आपको समतल मैदान दिखाई देंगे। तो विभिन्न प्रकार की भौतिक संरचना हमें देखने को मिलती है। तो पहले अध्ययन करेंगे बच्चों प्राकृतिक वनस्पति का। तो प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या है कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। यह पृथ्वी की संपूर्ण सतह पर एक समान नहीं है। अर्थात जो पृथ्वी है संसार में, उस पृथ्वी पर सभी जगह एक से ही पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे यह किसी स्थान विशेष पर उपलब्ध विविध कारकों के कारण भिन्न होते हैं। निश्चित रूप से यही कारण है कि पठारी क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति मरुस्थलीय या पर्वतीय क्षेत्रों की वनस्पति से भिन्न होती है। तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में वनस्पति होती है वह पर्वतीय या मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा भिन्न पाई जाती है बच्चों। उसका कारण भी यही है। क्या कारण है? समुद्र तल से ऊंचाई तथा जलवायु की स्थितियों के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं, जैसे मिट्टी, जल, वायु व सूर्य का प्रकाश है, जो किसी स्थान विशेष की वनस्पतियों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। अब जलवायु और ऊंचाई के अतिरिक्त बच्चों वहाँ के अन्य कारकों में जैसे मिट्टी है, जल है, वायु है, सूर्य का प्रकाश है, ये सब भी वहाँ की वनस्पतियों पर प्रभाव डालते हैं, उसकी वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, अनुकूल या प्रतिकूल। एक स्थान जिसकी मिट्टी उपजाऊ होती है वहाँ मरुस्थलीय क्षेत्रों की अपेक्षा वनस्पतियों में वृद्धि बेहतर होती है। अर्थात जहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी तो वहाँ का जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, वो भी आपको बेहतर अवस्था में दिखाई देंगे। मरुस्थलीय क्षेत्रों की भूमि में जल के साथ साथ वायु में नमी का भी अभाव होता है, जिस कारण यह विरले वनस्पति होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है? जल की कमी होती है, वायु की भी नमी होती है, तो वहाँ पर वनस्पति आपको बहुत कम देखने को मिलती है। तो वायु की गति किसी स्थान की वनस्पति के प्रकार को निर्धारित करती है।
टुंड्रा क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश उपयुक्त मात्रा से प्राप्त नहीं हो पाता है, जिस कारण ये क्षेत्र अधिकांश वनस्पति रहित होते हैं। तो जो टुंड्रा क्षेत्र है बच्चों, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों को कम मिलता है, इसलिए वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति भी कम देखने को मिलती है। वनस्पति को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, वन, घास के मैदान और कटीली झाड़ियाँ। वन पेड़ों का घना आवरण है। ये उन स्थानों पर होते हैं जहाँ प्राकृतिक वनस्पतियों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं। घास के मैदान उन स्थानों पर होते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा पेड़ों की उत्पत्ति के लिए कम, घास की उत्पत्ति के लिए अधिक उपयुक्त होती है। झाड़ियाँ उन स्थानों पर उगती है जहाँ नमी की मात्रा बहुत कम या बिल्कुल कम होती है, अर्थात जहाँ पर जैसी जलवायु होगी वैसी वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति हमें बच्चों देखने के लिए मिलेगी, प्राप्त होगी। पहला है प्राकृतिक वनस्पति व मानव। भोजन व जीवन की रक्षा सभी जीव जंतुओं की आधारभूत आवश्यकताएं हैं। अब मानव क्या है बच्चों, से अपना भोजन और जीवन दोनों महत्वपूर्ण है, अर्थात अपने जीवन को बचाए रखने के लिए सभी जीवधारियों को, मानव को, जीव जंतुओं को कुछ मूलभूत आवश्यकता होती है, किंतु मानव की आवश्यकताएं भिन्न हैं। मानव की आधारभूत आवश्यकताएं मात्र रोटी यानी कि भोजन, वस्त्र या आवास है, किंतु वह इनकी पूर्ति से ही संतुष्ट नहीं होता है। इसकी आधारभूत आवश्यकताएं किसी प्रकार से वातावरण में हस्तक्षेप नहीं करती। उसकी अन्य आवश्यकताएं हैं जिनकी प्रकृति किसी प्रकार से आधारभूत नहीं है, ये पर्यावरण को अत्यधिक हानि पहुंचा रही हैं। अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान के अतिरिक्त भी मानव की बहुत सारी बच्चों वर्तमान में आवश्यकताएं हैं, जिनकी पूर्ति करने के लिए मानव विभिन्न प्रकार के प्रयास करता है। तो मानव अपने भोजन, इमारतों व सड़कों के निर्माण, रेल की पटरी व तारों को बिछाने तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों को साफ करता है। अर्थात मानव ने अपने भोजन के लिए, आर्थिक विकास के लिए इस प्रकृति से छेड़छाड़ की है, जिसके कारण उसको खामियाजा भी उसका भुगतना पड़ा है। हालांकि उसने विकास तो किया बच्चों विभिन्न प्रकार की। मानव वह साधारण मानव नहीं रहा। कुछ दशकों पहले सीमित आवश्यकताओं के साथ साधारण जीवन जीता था। आज वह एक लालची मानव बन चुका है। वह जितना खा सकता है उससे अधिक व्यर्थ करता है। अर्थात मानव की आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती। वह नई नई खोजें करता रहता है। वह उपयोग से अधिक निर्माण कार्य करता है और आवश्यकता से अधिक वनों को काटता है। तो लगातार पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। उनके इन क्रियाकलापों से विभिन्न प्रकार के वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। मानव एकमात्र ऐसा जीव है जो पर्यावरण में बदलाव कर सकता है, लेकिन यह दुखद बात है कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग नकारात्मक बदलाव के लिए करता है। तो मानव ही एकमात्र ऐसा जीव है इस पृथ्वी पर जो इस प्रकृति में बदलाव लाता है, लेकिन वह उसका सदुपयोग कम और दुरुपयोग अधिक कर रहा है। अब यह बिल्कुल उचित समय है कि वह अपनी शक्तियों का सकारात्मक रूप से प्रयोग करे, ताकि वह उस वातावरण में सुधार कर सके जिसका नाश उसने स्वयं किया है। ऐसा करने से उसका अस्तित्व संभव है। अर्थात जो प्रकृति से उसने छेड़छाड़ की है, वह उस प्रकृति से छेड़छाड़ करना बंद करे, तभी उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। जंतुओं को मनोरंजन और सुरक्षा के लिए भी रखता है, फिर भी उनको इससे संतुष्टि नहीं मिलती। उसने विचार किया कि शिकार करना भी रोमांचक हो सकता है, इसलिए उसने बड़ी संख्या में वन्य जीवों को शिकार करना आरंभ किया। उसने विभिन्न प्रजातियों के पशुओं को शिकार किया। उसके इस लापरवाह आचरण के कारण बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो गई और बहुत सी विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो बच्चों, बहुत सारी ऐसी जीव जंतु हैं जो इस पृथ्वी से विलुप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। तो उसमें मानव का भी कहीं ना कहीं योगदान है।
मानव ने उनका शिकार किया है अपने लालच के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसने ऐसा किया है और उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ रहा है। तो प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवन, अब हम प्राकृतिक वनस्पति को उसके प्रकारों जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थलीय वनस्पति या कटीली झाड़ियों की चर्चा करें। वन, सबसे पहले जानेंगे वन। वन विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों जैसे पेड़ पौधों, झाड़ झंखाड़ से आच्छादित एक विस्तृत क्षेत्र होता है, वे विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो बच्चों वनों में क्या है, अधिक मात्रा में पेड़ पौधे एक साथ पाए जाते हैं, झाड़ झंखाड़, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आदि भी वहाँ पर पाए जाते हैं बच्चों। तो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहारीय वन। तो इस प्रकार के वन क्या हैं, इस प्रकार के वनों में के लिए गर्म व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ऐसी जलवायु भूमध्य रेखा के निकट व उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। तो ऐसे इस प्रकार के जो वन हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिणी अफ्रीका, मलेशिया, म्यांमार आदि में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा अत्यधिक होती है, इसलिए वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहलाते हैं। इन क्षेत्रों में शुष्क मौसम नहीं होता है, इसलिए वृक्ष वर्ष के किसी विशेष समय पर अपनी पत्तियां नहीं गिराते। इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। लंबे वृक्ष एवं एक दूसरे के निकट होकर अपनी चोटी पर छत्र बनाते हैं। वे इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी उन तक नहीं पहुंच पाता। तो बच्चों क्या है कि ये घने होते हैं, सघन होते हैं और यहाँ तक सूर्य का प्रकाश यानी कि भूमि तक अच्छे से नहीं पहुँच पाता है। इन वृक्षों की लकड़ी कठोर होती है। इन वनों में पाए जाने वाले कुछ सामान्य वृक्ष होते हैं जिसमें रोजवुड, महोगनी, चंदन, बांस, अबुनस आदि। तो जो वृक्ष पूरे वर्ष पत्तियां नहीं गिराते उन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। हमेशा हरे भरे ये दिखाई देते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में मुख्य रूप से विविध प्रकार के पक्षी, तितली, बंदर, वानर, चमगादड़, हाथी, तेंदुआ आदि जंतु बच्चों देखने को मिलते हैं, दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त दलदली क्षेत्रों में कछुआ, घड़ियाल, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ और सांप आदि पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो वन है बच्चों वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहलाते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंध पर्णपाती वन मानसूनी क्षेत्रों में जैसे दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, वियतनाम आदि में पाए जाते हैं। इसलिए ये वन उष्णकटिबंधीय वन या मानसूनी वन भी कहलाते हैं। अब क्या है कि ये वृक्ष क्या है बच्चों, इन वनों के वृक्ष अपनी आर्द्रता को बनाए रखने के लिए वर्ष में एक बार अपनी पत्तियों को गिराते हैं। इनकी विशेषता क्या है कि वर्ष में अपनी जो पत्तियां हैं उनको एक बार गिरा देते हैं, अर्थात पतझड़ होती है। ये वृक्ष अधिक लंबे व अधिक घने नहीं होते, लेकिन इनकी लकड़ी कैसी होती है बच्चों, कठोर होती है। इनका उपयोग बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे फर्नीचर व इमारतें बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। और ये वृक्ष होते हैं साल के नीम, टाक, शीशम मुख्य हैं। अर्थात बच्चों इन वृक्षों को हम इमारती वृक्ष भी कहते हैं। इनसे क्या है कि महत्वपूर्ण फर्नीचर और इमारतें बनाने में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक था वो पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे पुनः चर्चा करेंगे। धन्यवाद।